सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। हम आवेशों की संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति से जुड़ी अवधारणाओं को समझेंगे और इसी से संबंधित वेग वारणकर्ता तथा साइक्लोट्रॉन के कार्य को समझेंगे और साथ ही बायो सावर्ट नियम को इसके अनुप्रयोगों के साथ पढ़ेंगे। मान लीजिए कि बहुत सारे विभिन्न वेगों वाले आवेशों में से आपको एक प्रयोग के लिए कुछ ऐसे कणों की आवश्यकता है जो एक विशेष वेग से गतिमान हो। क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, ऐसा संभव है। चलिए ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये किस प्रकार किया जा सकता है। हम लॉरेंज बल के विषय में पहले से जानते हैं। ये वो बल है जो विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति में v वेग से गतिमान q आवेश के कण पर कार्य करता है, जिसे कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। F बराबर q e जमा v सदिश गुणनफल b के बराबर है। यहाँ F विद्युत बल तथा चुंबकीय बल का योग है। अब इस चित्र पर ध्यान दीजिए। इसके अनुसार विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B एक दूसरे के लंबवत है तथा कण का वेग v इन दोनों क्षेत्र के लंबवत है। अब हम विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा वेग को सदिश रूप में लिखेंगे। तो इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। E सदिश बराबर E j एकांक सदिश, B सदिश बराबर B k एकांक सदिश और V सदिश बराबर V I एकांक सदिश। क्या अब आप आवेश पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों द्वारा आरोपित बल के समीकरण को लिख सकते हैं? तो इन्हें हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश पर आरोपित बल Fe q और सदिश E का गुणनफल होता है। यहाँ सदिश E j एकांक सदिश के बराबर है। वहीं चुंबकीय बल q v सदिश गुणनफल b के बराबर होता है। v I एकांक सदिश है और b k एकांक सदिश है। तो इसी प्रकार हमें कुल चुंबकीय बल ऋण q v b j एकांक सदिश मिलता है। इसके अनुसार विद्युत बल तथा चुंबकीय बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, क्योंकि Fe j एकांक सदिश की दिशा में है और वहीं Fb ऋण j एकांक सदिश की दिशा में है। अब आवेश पर कुल बल कितना होगा? तो इसके लिए हम विद्युत बल और चुंबकीय बल इन दोनों का योग लेंगे और इनका योग लेने पर हमें F q E ऋण V B j एकांक सदिश मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि कुल बल विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के योग के बराबर होगा, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम E तथा B के मानों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि इन बलों के परिमाण समान हो जाए, तो आवेश पर कुल बल शून्य हो जाएगा तथा आवेश इन क्षेत्रों पे बिना विक्षेपित हुए गमन करेगा। यह तब होगा जब F शून्य के बराबर होगा, यानी कि q E ऋण V B j एकांक सदिश शून्य हो, और इसको हल करने पर q E ऋण V B को हम शून्य के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से q E q V B के बराबर मिलेगा और V E बटे B के बराबर होगा। जैसे कि हमने चर्चा की थी कि इस शर्त का उपयोग विभिन्न गति से गतिमान आवेशों के पुंज से किसी विशेष वेग के आवेशित कणों को चुनने में किया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि गतिमान आवेश का आवेश तथा द्रव्यमान क्या है। अतः क्रासित चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र वेग वर्णनकर्ता के समान कार्य करते हैं। केवल E बटे B की चाल वाले कण ही इस क्रासित क्षेत्रों वाले स्थान से बिना विक्षेपित हुए गुजरते हैं। ये चित्र भौतिकविद
जे थॉमसन का है। इस विधि का उपयोग सन 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात यानी कि E/m मापने के लिए किया था। इसी तरह इस सिद्धांत का उपयोग द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में भी किया जाता है। ये ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को प्राय आयनों उनके आवेश द्रव्यमान अनुपात के अनुसार पृथक करती है। आइए अब ये समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आवेशित कणों अथवा आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक कैसे त्वरित किया जा सकता है। साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों अथवा आयनों का उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने वाला यंत्र है। इसका आविष्कार नाभिकीय संरचना के अन्वेषण के लिए सन 1934 में E.O. लॉरेंस तथा M.S. लिविंगस्टन ने किया था। आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए साइक्लोट्रॉन में संयुक्त रूप से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उपयोग किया गया है। चूंकि ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत लगाए गए हैं, इन्हें क्रासित क्षेत्र भी कहते हैं। अब जैसा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कणों की परिक्रमण की आवृत्ति कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। अब साइक्लोट्रॉन में इस तथ्य का उपयोग किया गया है। इन धातु के पात्रों D1 तथा D2 को डीज कहते हैं और यहाँ पर ये बिंदु ये दर्शा रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ से बाहर की ओर है और वहीं ये दोलक विद्युत क्षेत्र का स्रोत है जो कि एक विशेष समय के साथ अपनी दिशा बदलता रहता है। और यहाँ पर एक विक्षेप पट्टिका है जहाँ से आयन या कोई कण विक्षेप होकर इस निर्गम झिर्री से बाहर की तरफ आता है। अब कण अधिकांश समय दो अर्धवृत्ताकार चक्रिका जैसे कि D1 और D2 के बीच में ही रहता है। धातु के बॉक्सों के भीतर कण परीक्षित करते रहता है और इन पर विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता, तथापि कण पर चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है जिसके कारण वह D के अंदर एक वर्तुल गति स्थापित करता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि V तथा B एक दूसरे के लंबवत हैं तो कण अर्थात किसी वृत्त की अनुदिश है तो वर्तुल गति करेगा। प्रत्येक बार जब कण एक D से दूसरी D की तरफ जाता है तो हर बार उस पर विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। प्रत्यावर्ती रूप से विद्युत क्षेत्र का चिन्ह परिवर्तित होता रहता है और इसका कण की वर्तुल गति के साथ सामंजस्य है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कण सदैव विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होता है। हर बार त्वरण से कण की ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ही ये D1 से D2 में जाएगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी और जैसे ही ये बीच में आएगा और ये वापस से जब इसकी दिशा बदलेगी तो वो कण D1 में आएगा और जैसे ही ये D1 से अपना पूरा वर्तुल मार्ग को पूरा करेगा, फिर से ये विद्युत क्षेत्र का स्रोत अपनी दिशा बदलेगा और कण दूसरे D के अंदर जाएगा। इस प्रकार ये वर्तुल गति स्थापित करता रहता है और जैसे जैसे ऊर्जा में वृद्धि होती है उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी बढ़ती चली जाती है। अतः कण का पथ सर्पिलाकार होता जाता है। इस सारे संयोजन को निर्वातित किया जाता है ताकि आयनों तथा वायु के अणुओं के बीच संघट न्यूनतम हो जाए। डीज पर एक उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता अनुप्रयुक्त की जाती है। जैसे कि अभी हमने समझा कि लंबवत बल Q V सदिश गुणनफल B अभिकेंद्र बल की भांति कार्य करता है तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वर्तुल गति उत्पन्न करता है। इसके अनुसार m v⁴ q v b के बराबर होता है। इसको हल करने पर r mv/qb मिलेगा। यहाँ से हम v के समीकरण को
Q_B_R/m भी लिख सकते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि कणों के पथों की त्रिज्या में हर बार गतिज ऊर्जाओं में वृद्धि होने के कारण वृद्धि होती जाती है। आयन डीज के बीच बारंबार उस समय तक त्वरित होते रहते हैं जब तक कि वे लगभग डीज के बराबर त्रिज्या पाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त नहीं कर लेते। उस समय फिर से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होकर इस निर्गम झिझी द्वारा निकाय से बाहर निकल जाते हैं और जिस गति से ये बाहर आते हैं वो v बराबर Q_B_R/m है। यहाँ r निर्गम पर प्रक्षेप की त्रिज्या है तथा ये डीज की त्रिज्या के बराबर है। v इस समीकरण का प्रयोग करके हम आयनों की गतिज ऊर्जा का पता कर सकते हैं। अतः आयनों की गतिज ऊर्जा यानी कि 1/2 mv⁴ Q⁴ B⁴ R⁴2m के बराबर होती है। डीज के भीतर कण ऐसे क्षेत्र में गमन करते हैं जहां विद्युत क्षेत्र नहीं होता। हर बार कण एक डी से दूसरी डी पर जाने में कण की ऊर्जा में QV की वृद्धि होती है। यहाँ V डीज के बीच की वोल्टता है। अब मान लेते हैं कि किसी एक डी में अर्धवृत्ताकार पथ पर गमन करते हुए T/2 समय अंतराल में डीज के बीच के रिक्त स्थान में आते हैं। यहाँ T परिक्रमण काल है। अब इसका मान हम किस प्रकार लिख सकते हैं? यहाँ T 2πr/v के बराबर होगा और r और v के समीकरण का प्रयोग करके हमें परिक्रमण काल का समीकरण कुछ इस प्रकार से मिलेगा जो कि T बराबर 2πm/qb के बराबर है। अब हमें ज्ञात है कि परिक्रमण काल के पारस्परिक राशि आवृत्ति है, तो अब हम आवृत्ति के समीकरण को जानने का प्रयास करेंगे। साइक्लोट्रॉन में अनुप्रयुक्त वोल्टता की आवृत्ति यानी कि ν को हम इस प्रकार समायोजित करते हैं कि जितने समय में आयन अपना आधा परिक्रमण पूरा करता है उतने ही समय में डीज की ध्रुवता परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि अनुप्रयुक्त वोल्टता की आवृत्ति साइक्लोट्रॉन आवृत्ति के बराबर हो यानी कि ν बराबर ν और इसको अनुनाद की शर्त कहते हैं। साइक्लोट्रॉन का प्रचालन इस तथ्य पर आधारित है कि किसी आयन के एक परिक्रमण का समय आयन की चाल अथवा कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। तो इस प्रकार साइक्लोट्रॉन के विद्युत तथा चुंबकीय क्राशित क्षेत्रों द्वारा आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि की जा सकती है। अब आइए साइक्लोट्रॉन के उपयोगों को समझें। साइक्लोट्रॉन का उपयोग इसमें त्वरित ऊर्जा युक्त कणों द्वारा नाभिक पर बमबारी करके परिमाणी नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ठोसों में आयनों को रोपित करके उनके गुणों में सुधार करने और यहाँ तक कि नए पदार्थों को संश्लेषित करने में भी किया जाता है। इसका उपयोग रेडियोएक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने में भी किया जाता है। इन रेडियोएक्टिव पदार्थों को अस्पतालों में रोगी के निदान तथा उपचार में किया जाता है। आप इसके अन्य उपयोगों को जानने के लिए और भी खोज कर सकते हैं। अब तक हमने चुंबकीय क्षेत्र तथा बल को विस्तार से समझा। आप चुंबकीय क्षेत्र का एक स्रोत बताइए। अब जैसा कि हमें ज्ञात है कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं अथवा गतिशील आवेशों तथा कणों के नैज चुंबकीय आघूर्णों के कारण उत्पन्न होते हैं। अब हम विद्युत धारा तथा उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। ये संबंध बायो-सावर्त नियम द्वारा प्राप्त होता है। हमने यहाँ एक परिमित विद्युत धारा चालक XY को लिया है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। हम चालक के अति अल्प अवयव
dl पर विचार करेंगे। मान लीजिए कि हमें इस अवयव द्वारा इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB का मान निर्धारित करना है। और अब ये विस्थापन सदिश r तथा dl के बीच थीटा कोण बन रहा है। तब बायो-सावर्त नियम के अनुसार ये चुंबकीय क्षेत्र dB का परिमाण विद्युत धारा I तथा लंबाई अवयव dl के अनुक्रमानुपाती होगा और वहीं r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अतः सदिश संकेत पद्धति में dB का परिमाण I dl सदिश गुणनफल r बटे r के घात 3 के अनुक्रमानुपाती है। जैसा कि हम इस सदिश संकेतन में देख सकते हैं कि इस क्षेत्र की दिशा dl तथा r के तलों के लंबवत होगी। यहाँ म्यू नॉट बटे 4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक है। उपरोक्त समीकरण तब लागू होता है जब माध्यम निर्वात होता है। तो इसके अनुसार dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई I dl सदिश गुणनफल r बटे r की घात 3 होगा। यहाँ राशि म्यू नॉट मुक्त आकाश की चुंबकशीलता नियतांक है और dB के परिमाण को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई I dl साइन थीटा बटे r की घात 2। यहाँ हमने सदिश गुणनफल के गुणधर्म को dlr साइन थीटा लिख दिया है। ये चुंबकीय क्षेत्र का मूल समीकरण है तथा अनुक्रमानुपाती नियतांक यानी कि म्यू नॉट बटे 4 पाई का मूल्यांकन 10 की घात ऋण 7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है। अब हम नियम की अवधारणा से अवगत हो गए हैं। आइए अब इसकी तुलना कूलाम नियम से करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के बायो-सावर्त नियम और स्थिर वैद्युतिकी के कूलाम नियम में कुछ समानताएं तथा कुछ असमानताएं हैं। इसमें से कुछ निम्न इस प्रकार हैं। दोनों दीर्घपरासी हैं क्योंकि दोनों ही स्रोत से परीक्षण दूरी तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों ही क्षेत्रों पर अध्यारोपण सिद्धांत लागू होता है। इस संबंध में यह ध्यान देना है कि स्रोत आइडियल में चुंबकीय क्षेत्र रैखिक है, जैसे कि अपने स्रोत विद्युत आवेश में स्थिर वैद्युत क्षेत्र रैखिक है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र अदिश स्रोत जैसे वैद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश स्रोत जैसे आइडियल द्वारा उत्पन्न होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र स्रोत को क्षेत्र के बिंदु से मिलाने वाले विस्थापन सदिश के अनुदिश होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र विस्थापन सदिश r तथा विद्युत धारा अवयव आइडियल दोनों के तलों के लंबवत होता है। बायो-सावर्त नियम में कोण पर निर्भरता है जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र में नहीं होती। अगर थीटा 0 के बराबर है तो इस प्रकार साइन थीटा भी 0 के बराबर होगा। तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 0 होगा। आइए अब एक रोचक समीकरण को समझते हैं। मुक्त दिक्स्थान की विद्युतशीलता, मुक्त दिक्स्थान की चुंबकशीलता तथा निर्वात में प्रकाश के वेग में एक रोचक संबंध है। यहाँ हमने एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का गुणनफल लिया है। अगर इसमें 4 पाई से गुणा और 4 पाई से भाग करें तो हमें पता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मूल्य 1/9 गुणा 10 की घात 9 होता है और वहीं म्यू नॉट बटे 4 पाई का मूल्य 10 की घात ऋण 7 होता है। इसको हल करने पर हमें 1/3 गुणा 10 की घात 8 की घात 2 मिलता है, जो कि 1/c की घात 2 के बराबर होगा। इस संबंध के विषय में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के अध्याय में चर्चा करेंगे। चूंकि निर्वात में प्रकाश का वेग नियत है, गुणनफल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट परिमाण में निश्चित है। एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट
में से किसी भी एक मान का चयन करने पर अन्य का मान स्वतः निश्चित हो जाता है। एसआई मात्रकों में म्यू नॉट का एक निश्चित परिमाण है जो कि 4 पाई गुणा 10 की घात ऋण 7 के बराबर होता है। आइए अब बायो सावर्त नियम की चर्चा को जारी रखते हुए एक अनुप्रयोग को समझते हैं। हम वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र परिकलित करने के लिए बायो सावर्त नियम का उपयोग करेंगे। हम विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण उसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मूल्यांकन करेंगे। यहाँ अति अल्प विद्युत धारा अवयवों आइडियल के प्रभाव को संयोजित किया जाएगा। हम ये मानते हैं कि प्रवाहित विद्युत धारा अपरिवर्ती है तथा मूल्यांकन मुक्त दिक् स्थान यानी कि निर्वात में किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वृत्ताकार पाश में स्थायी विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। पाश को मूल बिंदु पर XY तल में स्थित दर्शाया गया है तथा पाश की त्रिज्या R है। X अक्ष ही लूप का अक्ष है। हमें इसी अक्ष के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को परिकलित करना है। अब मान लीजिए कि बिंदु P पाश के केंद्र से x दूरी पर स्थित है। अब हम पाश के चालक अवयव dl पर विचार करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बायो सावर्त नियम के अनुसार दिया जाएगा। यहाँ अवयव dl yz दिशा में है जबकि विस्थापन सदिश r अवयव dl से अक्षीय बिंदु P तक xy तल में है। अतः dl सदिश गुणनफल r r dl के बराबर होगा। तो इसी प्रकार समीकरण dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई I dl सदिश गुणनफल r बटे r की घात 3 को हम म्यू नॉट बटे 4 पाई I dl बटे r की घात 2 लिखेंगे। यहाँ r की घात 2 x की घात 2 जमा r यानी कि त्रिज्या की घात 2 के बराबर होगा। तो इस समीकरण को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई I dl बटे x की घात 2 जमा r की घात 2। dB dl तथा r के द्वारा बने तल के लंबवत है। इसका एक x अवयव dBx है जो कि x अक्ष की ओर है, वहीं एक लंबवत अवयव dB लंबवत है। जब x अक्ष के लंबवत अवयवों को संयोजित करते हैं तो ये निरस्त हो जाते हैं और हमें शून्य परिणाम प्राप्त होता है। चित्र में दर्शाए अनुसार dl के कारण अवयव dB लंबवत इसके त्रिज्यतः विपरीत dl अवयव के कारण योगदान द्वारा निरसित हो जाता है। इस प्रकार केवल x अवयव ही बच पाता है। x दिशा के अनुदिश नेट योगदान पाश के ऊपर dBx बराबर dB cos थीटा होता है और इसी को समाकलित करके dB को प्राप्त किया जाता है तथा cos थीटा r बटे x की घात 2 जमा r की घात 2 की घात 1 बटे 2 के बराबर होता है। अतः dBx म्यू नॉट I dl बटे 4 पाई r बटे x की घात 2 जमा r की घात 2 की घात 3 बटे 2 के बराबर होता है। इस प्रकार कुल B म्यू नॉट I 2 पाई r बटे 4 पाई r बटे x की घात 2 जमा r की घात 2 की घात 3 बटे 2 के बराबर होगा। इसको हल करने पर B Bx I एकांक सदिश यानी कि अब हम B को सदिश रूप में निर्दिष्ट कर रहे हैं जो कि म्यू नॉट I r की घात 2 बटे 2 x की घात 2 जमा r की घात 2 की घात 3 बटे 2 I एकांक सदिश के बराबर होगा। इस परिणाम की एक विशेष स्थिति के रूप में हम पाश के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। अब ये किस प्रकार किया जाएगा?
ऐसा करने के लिए हम x को 0 लेंगे, यानी कि हम इस वृत्ताकार पाश के मध्य में b को निकालना चाहते हैं। तो इस समीकरण को हम b0 बराबर म्यू नॉट आई बटे 2r एकांक सदिश I के रूप में लिखेंगे। अब हम इस वृत्ताकार तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करेंगे। ये किस प्रकार किया जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा दी जाती है। इस नियम के अनुसार वृत्ताकार तार के चारों ओर अपने दाएं हाथ की हथेली को हमें कुछ इस प्रकार मोड़ना होगा कि उंगलियां विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करें, तब इस हाथ का फैला हुआ अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्ताकार पाश बनाती हैं। तो इस प्रकार हम एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार तार में चुंबकीय दिशा पता कर सकते हैं। इसी के साथ हमने आज के कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। हमने आवेशों की संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति से जुड़ी अवधारणाओं को समझा और इसी से संबंधित वेग वारणकर्ता तथा साइक्लोट्रॉन के कार्य पर गहन चर्चा की और साथ ही बायो सावर्त नियम को इसके अनुप्रयोगों के साथ समझा। क्या बायो सावर्त नियम के अतिरिक्त भी कोई प्रक्रिया है जिससे एक विद्युतधारी चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को प्राप्त किया जा सकता हो? आप इसकी खोज करने का प्रयास करें और अपने साथियों से इसकी चर्चा अवश्य करें और आज के चर्चित विषयों से संबंधित अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।